पाइथन का फॉर लूप देखने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन इसकी सतह के नीचे एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म छिपा हुआ है। ये सिर्फ रेपिटेशन का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक सटीक इंजन है जो पाइथन में डेटा ट्रैवर्सल को शक्ति देता है। तो आज हम इसी इंजन को पीस बाय पीस खोलकर देखेंगे और इसके अंदर की इंजीनियरिंग को समझेंगे। हम सब फॉर आई इन लिस्ट लिखते हैं लगभग बिना सोचे समझे, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस एक लाइन के पीछे पाइथन असल में करता क्या है? उस सिंपल से सिंटैक्स के पीछे पाइथन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोटोकॉल चलाता है। चलिए सिंटैक्स से जरा डीपर चलते हैं और उन रूल्स को समझते हैं जो हर इटरेशन को पॉसिबल बनाते हैं। तो जो फॉर लूप हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल में एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, एक सिंप्लीफाइड वर्जन। अंडर द हुड वो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छुपाता है जो एक व्हाइल लूप, इटरेटर्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग से बनाया जा सकता है। इन दोनों के बीच का कनेक्शन पाइथन की डिजाइन फिलॉसफी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर लूप के कोर में जाने के लिए हमें पहले दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, इटरेबल्स और इटरेटर्स। ये दोनों ही पाइथन में इटरेशन की फाउंडेशन है। इटरेबल बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे लूप किया जा सकता है। सोचिए लिस्ट्स, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरीज। इसका काम बस इतना है कि जब इससे पूछा जाए तो ये एक इटरेटर ऑब्जेक्ट दे सके। ये खुद लूप नहीं चलाता, ये बस लूप चलाने का टूल देता है। और वो टूल है इटरेटर। इटरेटर ही वो ऑब्जेक्ट है जो असल में इटरेशन का काम करता है। ये एक स्टेटफुल ऑब्जेक्ट है, मतलब इसे याद रहता है कि सीक्वेंस में ये कहाँ तक पहुंच चुका है। हर बार जब इससे नेक्स्ट आइटम मांगा जाता है तो ये उसे देकर अपनी पोजीशन को अपडेट कर लेता है अगले रिक्वेस्ट के लिए। तो की डिफरेंस क्या है? स्टेट। इटरेटर्स स्टेटलेस होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि लूप कहाँ चल रहा है, इसलिए आप उन्हें बार बार लूप कर सकते हैं। लेकिन आइटरेटर्स स्टेटफुल होते हैं। एक बार जब वो पूरे सीक्वेंस को ट्रैवल कर लेते हैं तो वे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म। इस डिफरेंस को समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए इटरेटेबल एक किताब है, सारी इंफॉर्मेशन उसी में है, और इटरेटर एक बुकमार्क है। ये ट्रैक रखता है कि आप कौन से पेज पर हैं। किताब को नहीं पता कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन बुकमार्क को पता है। ये सब पॉसिबल होता है एक सिंपल येट पावरफुल सेट ऑफ रूल्स की वजह से, जिसे इटरेटर प्रोटोकॉल कहते हैं। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो फॉर लूप को किसी भी तरह के इटरेबल के साथ काम करने देता है, चाहे वो पाइथन की बिल्ट इन लिस्ट हो या कोई कस्टम ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं। इस प्रोटोकॉल के दो मेन स्टेप्स हैं। पहला, फॉर लूप आइटरेबल के आइटरेटर मेथड को कॉल करता है जिससे उसे आइटरेटर मिलता है। फिर दूसरा, लूप बार बार उस आइटरेटर के आइटरेटर मेथड को कॉल करता रहता है ताकि हर एक आइटम मिलता रहे। ठीक है, पर लूप को पता कैसे चलता है कि रुकना कब है? जब इटरेटर के पास देने के लिए कोई और आइटम नहीं बचता तो वो एक स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन रेज करता है। फॉर लूप को स्पेशली डिजाइन किया गया है कि वो इस एक्सेप्शन को कैच करे और ग्रेसफुली लूप को खत्म कर दे। ये कंट्रोल फ्लो के लिए एक्सेप्शंस का एक बहुत ही क्लेवर यूज है। और अगर हम और भी डीप लेवल पर देखें तो पाइथन इंटरप्रेटर फॉर लूप को लो लेवल बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस में कंपाइल कर देता है। गेट आइटरेटर लेता है और फॉर आइटरेटर लूप का असली इंजन है जो नेक्स्ट को कॉल करता है और स्टॉप आइटरेशन को हैंडल करता है। इससे ये पता चलता है कि आइटरेटर प्रोटोकॉल सिर्फ एक कन्वेंशन नहीं है, बल्कि पाइथन के एग्जीक्यूशन कोर में बिल्ट इन है। चलिए अब रेंज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इसे लेकर काफी मिसकंसेप्शन है। ये कोई लिस्ट नहीं है और ये जेनरेटर भी नहीं है। रेंज असल में एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस टाइप है जो नंबर्स को लेजीली जनरेट करता है, मतलब ऑन डिमांड। जेनरेटर से ये अलग कैसे है? एक जेनरेटर सिंगल यूज आइटरेटर होता है, एक बार इस्तेमाल किया और वो एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन एक रेंज ऑब्जेक्ट एक रीयूजेबल आइटरेबल है। अब जितनी बार चाहें इससे एक नया फ्रेश आइटरेटर बना सकते हैं। और रेंज की सबसे बड़ी खूबी है इसकी मेमोरी एफिशिएंसी। आप 10 नंबर की रेंज बनाएं या 1 बिलियन की, मेमोरी यूसेज ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे नंबर्स को मेमोरी में स्टोर नहीं करता, ये सिर्फ स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू को याद रखता है। ये एफिशिएंसी मेंबरशिप टेस्टिंग में भी दिखती है, मतलब ये चेक करने में कि कोई नंबर उस रेंज में है या नहीं। ये एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है जिसे O of 1 कहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इंस्टेंट।
पाइथन को ये पता करने के लिए सारे नंबर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक कैलकुलेशन करता है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है? आइटरेट करने के बजाय रेंज सिंपल मैथ का इस्तेमाल करता है। ये दो चीजें चेक करता है। पहला, क्या वो नंबर स्टार्ट और स्टॉप के बीच में है, और दूसरा, क्या वो नंबर स्टेप वैल्यू के साथ अलाइन करता है। अगर दोनों जवाब हाँ हैं, तो नंबर रेंज में है। अब आते हैं फॉर वर्सेस व्हाइल की परफॉर्मेंस पर। भले ही दोनों से सेम रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन उनके इंटरनल मैकेनिक्स की वजह से परफॉर्मेंस में काफी अंतर आ जाता है। तो देखते हैं कौन ज्यादा तेज है और क्यों। फॉर लूप जब रेंज के साथ इस्तेमाल होता है तो काफी तेज होता है। वजह, ज्यादातर काम इंटरप्रेटर के अंदर ऑप्टिमाइज्ड सी लेवल पर होता है। दूसरी तरफ व्हाइल लूप को हर आइटरेशन में पाइथन लेवल पे ज्यादा ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। व्हाइल लूप को हर बार कंपैरिजन के लिए पाइथन बाइट कोड रन करना पड़ता है और नए इंटीजर ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। ये एक ओवरहेड है। जबकि फॉर लूप ये सारा लॉजिक हाईली ऑप्टिमाइज सी कोड में हैंडल कर लेता है, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ब्रेक और कंटिन्यू, ये दोनों ही लूप्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रेक लूप से बाहर निकलने के लिए और कंटिन्यू नेक्स्ट आइटरेशन पर जाने के लिए। लेकिन व्हाइल लूप के साथ एक रिस्क रहता है, इन्फिनाइट लूप का। अगर उसकी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हुई तो वो चलता ही रहेगा, क्योंकि इसमें स्टेट मैनेजमेंट मैन्युअली करना पड़ता है। तो आखिर में ये इटरेटर प्रोटोकॉल ही है, वो हिडन इंजन जो पाइथन में एफिशिएंट और यूनिफाइड ट्रैवर्सल को पावर देता है। इस प्रोटोकॉल को समझना सिर्फ लूप्स को यूज करना सीखना नहीं है, बल्कि ये पाइथन की कोर डिजाइन फिलॉसफी को समझना है। ये डीप नॉलेज हमें ज्यादा एफिशिएंट और एलिगेंट कोड लिखने की पावर देता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारे टूल्स इंटरनली कैसे काम करते हैं, तो हम सिर्फ उनका इस्तेमाल नहीं करते, हम उनके साथ इनोवेट करते हैं। तो सवाल यही है, अब जब आप इस इंजन को जानते हैं, तो आप क्या बनाएंगे?